हेलो फ्रेंड्स, कृष्णिया क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय बुडानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछली परीक्षाओं में पूछे गए एचएससी के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है। इसने पूछा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। जब नहीं पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं कि एक बार सीधा देखा निकाय है नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं है पूछा है तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसने लिखा वित्त आयोग। देखिएगा वित्त आयोग का जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अंदर वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति होती है वित्त आयोग की, प्रत्येक 5 वर्ष या इससे पहले भी आवश्यकता अनुसार। तो इसके बाद जो है दूसरा है भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब है महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर 76 में लिखा हुआ है महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी जो है वर्तमान में अगर भारत के महान्यायवादी की बात करें तो के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में महान्यायवादी है भारत के, जो कि भारत सरकार को किसी भी मामले में लेकर जो है, भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इनका काम जो है सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना भी है और ये प्रमुख सलाहकार माने जाते हैं सरकार के। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये भी संविधान के अंदर है। अब तीसरा बोला है भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो देखिएगा भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है ये संविधान में नहीं है। भारत के सॉलिसिटर जनरल क्या है? तुषार मेहता जो है वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल है, जो कि महान्यायवादी को एक तरह से उसके कार्यों में हेल्प करते हैं, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं। तो इसलिए इसका जो है वर्णन हमारे संविधान में अलग से कहीं भी नहीं है। तो ये वाला जो आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डी है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ये आपका आयोग जो है इसके बारे में संविधान के अंदर उल्लेख किया हुआ है। तो ये तो संवैधानिक निकाय है। तो नहीं है पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आपका? भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान से करना इसको, ठीक है। तो आंसर आपका भारत का सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके वो व्यक्ति कौन थे? यानी ऐसे व्यक्ति कौन थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है वेंकटरमन नहीं, आर के नारायण, सॉरी दूसरे हैं आर के नारायण। आर के नारायण जो है गलत आंसर। राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल गलत। इन्होंने पूछा लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं तो एन संजीवा रेड्डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एन संजीवा रेड्डी जो है वो पहले 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद राष्ट्रपति चुने गए थे। और एक बात जो है एन संजीवा रेड्डी के साथ और जुड़ी हुई है, वो क्या है कि एन संजीवा रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति के पद पर, वो व्यक्ति भी एन संजीवा रेड्डी है। तो ये क्वेश्चन साथ में ध्यान में रखना है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए वो कौन है? एन संजीवा रेड्डी है। तो साथ में ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 में क्या है? सॉरी क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा? इनमें से हम लोगों को बताना है। जो 3 ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें से कौन वो व्यक्ति है या कौन ऐसे लोग हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो देखिएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं ये आइडिया होना चाहिए हमें, उसके बाद ये इजी हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? पहले भाग कौन लेते हैं? तो लोकसभा, प्लस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब कौन नहीं लेते हैं इसमें से अब हम लोग देख लेते हैं। तो नहीं पूछा है हमसे राज्यसभा के नामित सदस्य। तो मैंने बताया कि नामित और मनोनीत जो है वो भाग लेते हैं और निर्वाचित भी लेते हैं। तो ये तो ऑप्शन जो है आपका सही हो गया, ये तो लेते हैं तो दिक्कत नहीं है।
राज्य विधानसभा के सदस्य, तो राज्य विधानसभा का कहीं भी जिक्र नहीं किया हम लोगों ने, इसका मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के नामित सदस्य, ना तो नामित और मनोनीत लेते हैं और ना ही निर्वाचित लेते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग लेते ही नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 और 3 जो है वो आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन 2 और 3, यानी ये लोग जो है ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। कौन लेते हैं? राज्यसभा के नामित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है उलझाया जाता है एक तरह से, तो अच्छे से इसको अच्छे से डील करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है पंचायती राज प्रणाली भारत में कब संशोधित हुई? देखिएगा पंचायती राज प्रणाली पर कितने ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। एचएससी द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उसमें पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। इसके अंदर देखिएगा क्या क्वेश्चन है, कब संशोधित हुई। ऑप्शन दे रखा 1945, 1959, 1950 और 1992। देखिएगा पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज जो प्रणाली है, जिसको अंग्रेजी भाषा में PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है, ये 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी उसकी सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को जो है पहली पंचायत का गठन नागौर में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में, यानी राजस्थान पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अब देखना है कि इस पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया था यहाँ पर, लेकिन इसमें संशोधन कब हुआ है? इसके लिए संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 के अंदर यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी, 1992 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज। और 74वां संविधान संशोधन किसके लिए था? ये जो आपकी शहरी स्थानीय सरकार है उनके लिए आपका था ये 74वां संविधान संशोधन, जो शहरी स्थानीय सरकार है, यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज है जिसमें नगर निगम, नगर पालिकाएं, ये चीजें आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से। 73वां पंचायत के लिए ग्राम पंचायत वगैरह आएगी और 74वां जो है नगर निगम वगैरह, ये चीजें आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है? तो देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और 24 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। 24 जनवरी जो है, रफ कर देते इसको, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई, ठीक है। सारा का सारा संविधान बनाने के अंदर जो हमें पीरियड लगा है, टाइम पीरियड लगा है, वो कितना है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन ये समय लगा है पूरा का पूरा, यानी 3 वर्ष से लगभग 10-12 दिन कम, लगभग 3 वर्ष का समय लग गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के अंदर अंतिम बैठक हो गई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। उस दिन केवल 15 ही अनुच्छेद लागू हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, जिस टाइम उसके अंदर कितने आर्टिकल थे? इसमें आर्टिकल थे 395, ठीक है। ये पूरी तरह से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये ध्यान रखना अच्छे से इस चीज के बारे में, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? 1 वर्ष 10 महीने 12 दिन, गलत आंसर, नहीं हो सकता। 2 वर्ष 10 महीने 5 दिन, नहीं हो सकता। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, करेक्ट है। ये वाला आप जो है आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, ये प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे ये तो आपको फिर भी आइडिया है, लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति के अलावा इसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है
उसके प्रथम सभापति कौन थे। तो ये क्वेश्चन उसके साथ भी क्लियर होता है, तो ध्यान रखना है जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम सभापति जो थे राज्यसभा के, वो कौन थे, वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही व्यक्ति जो है वो कौन थे, यही व्यक्ति आपके प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे भारत के। तो प्रश्न को घुमाया जाता है, आप लोग सोचते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो राज्यसभा के सभापति कैसे हो सकते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, वही व्यक्ति होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं वो। तो इसलिए दो क्वेश्चन ये ध्यान से रखना है, पदेन सभापति, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वही राज्यसभा के भी पदेन सभापति थे, यानी राज्यसभा के सभापति थे प्रथम, और वही कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है। तो ऑप्शन संख्या डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि राज्यपाल के न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होती है, यानी राज्यपाल बनने के लिए आयु योग्यता क्या होनी चाहिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिएगा उम्र दे रखी है 45 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 30 वर्ष। कितनी होती है राज्यपाल के लिए। तो राज्यपाल के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, एक है 21 वर्ष का। 21 वर्ष की आयु किसके लिए चाहिए, स्थानीय सरकार का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। स्थानीय सरकार में कौन आ जाएगा, स्थानीय सरकार में आपका जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी जो शहरी स्थानीय सरकार है, और ग्रामीण स्थानीय सरकार जो जैसे सरपंच का पद है, इसके अलावा पंचायत समिति के चुनाव है, उनके लिए आयु जो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपका आता है 25 वर्ष। 25 वर्ष का जो आयु स्लॉट है, इसके अंदर कौन कौन आता है, इसमें लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो, इसके अलावा राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है उसका सदस्य बनना है तो उसके लिए भी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो भी, इसके अलावा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री बनना है तो भी उसके लिए भी 25 वर्ष। इसके अलावा सीएम बनना है, चीफ मिनिस्टर, तो उसके लिए भी 25 वर्ष। इसके अलावा अगर उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम बनना है तो उसके लिए भी 25 वर्ष की आयु सीमा है, ठीक है। यानी 25 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आता है एक स्लॉट आपका 30 वर्ष का। 30 वर्ष में कौन है, देखिएगा जो 30 वर्ष का स्लॉट है इसमें कौन कौन व्यक्ति आता है, इसमें राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यों में जो विधान परिषद होती है राज्यसभा की तरह, जो विधान परिषद होती है अगर उसका सदस्य बनना है तो भी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी है, आयु न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग 35 वर्ष की, तो 35 वर्ष के स्लॉट में कौन आता है, तो देखिएगा 35 वर्ष जो है ये आयु चाहिए अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है। राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के अलावा अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। अभी आप बताइएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये सवाल आपके लिए, इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। अब इसमें से देखो राज्यपाल कहां पर लिखा हुआ है, राज्यपाल यहां लिखा हुआ है, कितना वर्ष है, 35 वर्ष। इसमें ऑप्शन कौन सा है 35 वर्ष का, बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 वर्ष। यानी राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है, 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल है, सिद्धांतों में सामाजिक कल्याण में के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिएगा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी की बात कर रहा है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51, उसमें डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया हुआ है। उसमें कल्याणकारी राज्य बनाने की पूरी बातें लिखी हुई है, वेलफेयर के बारे में लोगों के लिए बात की गई है, आर्थिक और सामाजिक जो है न्याय की बात की हुई है। तो वो तमाम चीजें जो है डीपीएसपी में लिखी हुई है। लेकिन डीपीएसपी की सबसे खास बात क्या है कि ये न्यायोचित नहीं है। अगर ये लागू नहीं की जाती है तो आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते इनके खिलाफ। तो ये एक सबसे खास बात है। मौलिक अधिकारों में क्या होता है कि वो न्यायोचित है, अगर वो उनका उल्लंघन होता है
तो आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर सरकार के हाथ में है कि वो लागू करे या ना करे, राज्य के हाथ में है कि वो लागू करे या ना करे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब इसमें इसने बोला है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ये बात डीपीएसपी में है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, ये सही बात है, बिल्कुल। इसके बाद बोल रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो देखिएगा हमारे संविधान में जो डीपीएसपी है उसमें क्लियरली बात लिखी हुई है कि सबको न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क जो है कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाली बात जो है एकदम से सही है, बी भी करेक्ट हो गया। फिर बोलता है कार्य का अधिकार, बिल्कुल काम करने का अधिकार जो है बिल्कुल है। जैसे मनरेगा जैसी स्कीम चल रही है, हर व्यक्ति को जो भी काम करने का इच्छुक है, योग्य है, उसको 100 वर्ष का 100 दिन का जो है वो काम मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें जो कार्य करने का अधिकार ही है एक तरह से, तो काम का अधिकार हो गया आपका, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही आपका हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? तीनों ही सही है। तो डी में लिखा हुआ यह है सभी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक कल्याण के बारे में क्या कहा गया है, तो ये तीनों ही बात कही गई है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निम्नलिखित में से किससे विस्तार से समझाया गया है? यानी जो संविधान का भाग 3 है उसमें किसके बारे में विस्तार से बात की गई है? देखिएगा भाग 3 जो है ये आपका बात करता है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये बात करता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति के पास, भारत के अंदर भारतीय किसी भी नागरिक के पास मौलिक अधिकार जो है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। क्योंकि मौलिक अधिकार जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12 से 35 तक अनुच्छेद, तो उनमें तमाम वो बातें लिखी गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना प्रॉपर विकास कर सकता है। तो मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 3 में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, मौलिक अधिकार। यही पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भाग 3 में किसका विस्तार से समझाया गया है? मौलिक अधिकार को विस्तार से समझाया गया, एकदम एक एक चीज को। क्लियर है ये चीज? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल आपका, संसद द्वारा 1992 में पारित पंचायत राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रशासन लागू हुआ है। निम्न में से कौन सा इसका भाग है? यानी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सा उसका भाग है इनमें से? देखिएगा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो जो एक हमारे पास होगी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि केंद्र में है, ठीक है। केंद्र सरकार के नीचे जो है राज्य सरकार, राज्य सरकारें। उसके बाद जो है तीसरा स्तर पे जो आती है हमारे पास वो आती है स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारों में अगर बात करें तो जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है हमारे पास, तो स्थानीय सरकार जो है उसके भी 3 पार्ट है। उसके अंदर खुद के अंदर 3 सत्र है, जिसमें कि सबसे निचला सत्र जो है वो होता है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति जो है वो सबसे निचला पार्ट है। इसके ऊपर जो है, सॉरी, पंचायत समिति सबसे निचला नहीं, बीच वाला पंचायत समिति आपका। इसके नीचे जो है वो होता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसके ऊपर पंचायत समिति हो गया। और उसके बाद जो है सबसे ऊपर जो आता है वो आपका आता है जिला परिषद, यानी जो सबसे ऊपर टॉप में है वो होता है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर पे है, जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये 3 स्तर की व्यवस्था कर रखी है। इसने पूछा है कि पंचायती राज की जो तीसरे स्तर की व्यवस्था है उसमें इन तीनों में से कौन शामिल है? तो ये तीनों ही शामिल है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसने बोला है ग्राम पंचायत, तो बिल्कुल यहां पर लिखा है हमने ग्राम पंचायत। दूसरा बोला पंचायत समिति, तो बिल्कुल पंचायत समिति। तीसरा जिला परिषद, बिल्कुल जिला परिषद भी होता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यह सभी इसमें शामिल है। अब देखिएगा एक चीज, कई बार पंचायत समिति को लिख देता है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति करेक्ट नहीं है, पंचायत समिति ही है। ये जो बीच का सत्र है वो कौन सा है? पंचायत समिति। तो ब्लॉक समिति गलत हो जाएगा, पंचायत समिति आपका करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो था अभी थोड़े दिन पहले, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सीए जो था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हो रहा था। उसके लिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है
उसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी के सभी लोग सब बराबर है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात के। विधि के समक्ष सबको समानता है, उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात सामने लिखी हुई है अनुच्छेद 14 के अंदर। इसी में एक बात और लिखी हुई है, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिएगा दो व्यक्ति है, उसमें से एक बिल्कुल परफेक्ट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा व्यक्ति जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है या दिव्यांग है, तो क्या हम लोग दोनों को सेम क्राइटेरिया दे सकते हैं, सेम ब्रैकेट में रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिएगा जो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है उसको हम लोग बोले 100 मीटर का रेस करना है और साथ में दिव्यांग को बोलें कि इसके बराबर में दौड़ना है तेरे को भी 100 मीटर, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए उन दोनों के लिए जो बराबर है उनके लिए बराबर और जो बराबर नहीं है उनके लिए बराबर कानून बनाना, वो है आपका विधि के समान संरक्षण देने की बात। ठीक है, तो ये चीज भी जो है हमारे संविधान में लिखी हुई है अनुच्छेद 14 में। लेकिन प्रॉपर बात क्या है कि विधि के समान सभी बराबर है, विधि के समक्ष जो है सभी बराबर है, उसमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसी में जो है अनुच्छेद 15 को भी अगर देखें तो अनुच्छेद 15 में भी यही बात लिखी हुई है कि धर्म जाति के आधार पर जो है, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा भारत में। ये बात हमने अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है साफ तौर पर। लेकिन अनुच्छेद 14 जो है ये किसकी बात कर रहा है? प्रॉपर समानता से संबंधित है ये पूरी तरह से। ठीक है ना, तो विधि के समक्ष समानता से कौन सा संबंधित है या कानून के सामने समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। तो ध्यान रखना है, अभी जो सीएए जो है वो किसका उल्लंघन कर रहा है? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 14 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के में कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? संविधान सभा में जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का आप लोगों को अच्छे से पता है, 3 रंग है उसके अंदर। इसके अंदर बीच में जो है अशोक चक्कर बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां है। इसका जो रेशियो है अगर उसकी बात करें तो 3:2 जो है इसका रेशियो है, 3:2। यहां पर जो है इस प्रकार से इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। ठीक है ना, तो ये लंबाई जो है इसकी ज्यादा 3 है और ये 2 है। अब इसको पूछा जाता है कि अनुपात क्या है राष्ट्रीय ध्वज का? तो अनुपात जो है कई बार पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई, तो 3:2। लेकिन कई बार पूछता है अनुपात चौड़ाई और लंबाई में, और हम लोगों को यही चीज याद रहती है कि इसने लंबाई और चौड़ाई में पूछा होगा, तो हम लोग गलती कर देते हैं। चौड़ाई और लंबाई में पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई में पूछेगा तो 3:2, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है एक प्रश्न यहां से और बनता है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो जो वर्तमान का राष्ट्रीय ध्वज है ये डिजाइन किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया ने जो है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया? तो इसे 22 जुलाई 1947 को जो है इसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था, तो ध्यान रखना है। 15 अगस्त को फहराना भी था ना, तो इसलिए 22 जुलाई को ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही अपना लिया, तो इसको लिंक करके देना। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, आज़ादी वाले दिन हम लोग झंडा फहराएंगे, तो चाहिए झंडा उससे पहले, तो इसलिए हम लोगों ने 22 जुलाई को अपना लिया। क्लियर है ये चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है नंबर 13, भारतीय संविधान के भाग या अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से किसे विस्तार से समझाया गया है? तो प्रश्न है आपके सामने कि किसे विस्तार से समझाया गया अनुच्छेद 51A में। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के अंदर भाग जो 4 है उसके बाद आना चाहिए 5वां, लेकिन उसके बाद आता है 4th A। इसका मतलब क्या है? 4 के बाद 5 आना चाहिए था, तो बाद में जोड़ा है हमने 4A, एक सब पार्ट बनाया है, और उसी के अंदर जो है अनुच्छेद हमारा 51A जोड़ा है हम लोगों ने। अनुच्छेद कितना नंबर जोड़ा है? 51A। 51A जो अनुच्छेद है वो जोड़ा है भाग 4A के अंदर। देखिएगा, एक हम लोगों ने समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उनको बोला गया कि आप कुछ इस तरह की जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताइए जो कि भारत के लोगों के पास होने, भारत के लोगों की जिम्मेदारी जो है देश के प्रति होनी चाहिए। हमारे पास मौलिक अधिकार है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। ये बात एकदम सही है, बिल्कुल होना भी चाहिए हमारा भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य। तो इसी के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत।
इस संविधान संशोधन के तहत जो है हमने किसको जोड़ा, मौलिक कर्तव्यों को। और कहां पर जोड़ा, संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया इनको। तो ध्यान रखना इन बातों का। मूल रूप से जब जोड़े गए तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछे तो 11 है। अब ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। अब ये पूछा जाए कि इसमें क्या है, इसे कब जोड़ा गया, इसमें क्या बात लिखी हुई है, ये तमाम इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें यह बोला गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करवाना ये उनके अभिभावक या उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। अब ये बात लिखी हुई है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसे कब जोड़ा गया। तो इस बात को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, इसके तहत इस बात को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, फिर से आते हैं। अनुच्छेद 51A तो किसका उल्लेख है, आप देख लो। मौलिक कर्तव्य राज्य, संसद और राज्यों के उच्च न्यायालय। आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है, मौलिक कर्तव्य इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनने हेतु निर्धारित शर्त नहीं है। शर्त कौन सी नहीं है ये बताना है, निर्धारित शर्त कौन सी नहीं है इनमें से ये बताना है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। देखिएगा एचएससी के जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग से है, डिफिकल्ट लगती है हम लोगों को, एकदम सिंपल लैंग्वेज नहीं है, बट क्वेश्चन समझना है एक बार दो बार पढ़ के, ताकि तुम लोगों को एकदम क्लियर हो चीज, उसके बाद ही आंसर देना है। जब सवाल समझ में आएगा तभी आप उत्तर अच्छे से दे पाओगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन को चाहे 2 बार पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनने हेतु निर्धारित शर्त नहीं है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है वह भारत का नागरिक हो, तो बिल्कुल राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ट्रू, सत्य है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है, वह जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा था ब्रैकेट लगा के पूरा कि 35 वर्ष की आयु स्लॉट में कौन आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आ रहे थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वह जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बिल्कुल गलत। अभी तो देखा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष नहीं होना चाहिए, तो ये जो है गलत हो जाएगा। वह जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या किसी भी सरकार के नियंत्रण वाले स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, तो बिल्कुल सही बात है। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद कौन सा है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो व्यक्ति। इसके अलावा लाभ का पद कौन सा नहीं माना जाता है, तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा केंद्र और राज्य के जो मंत्रियों का पद होता है ये लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। लाभ का पद नहीं माना जाता है कौन सा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्य के जो मंत्रियों का पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये भी आपको साथ में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना है या जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये बात भी सही है। तो इसने बोला था कौन सी शर्त नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसने पूछा नहीं, तो ये शर्त जो है इसके लिए नहीं है 35 वाली, तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन, यानी जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2002 में, किस विषय को शामिल करने के बाद भारत में शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की है। तो देखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। इसके लिए हम लोगों ने संविधान के अंदर हमारा जो 21वां संविधान है, 21वां अनुच्छेद जो है हमारे संविधान का, उसके बाद आता है 22वां, लेकिन हम लोगों ने 21वें के बाद जोड़ा 21A, और 21A में ये बात लिखी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो ये मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया अनुच्छेद 21A में। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। कब, 2002 में। यही हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य में भी देखा। संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना या शिक्षा का अवसर प्रदान करवाना उनके अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है, तो वो भी उसी वक्त जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसमें भी कब जोड़ा गया,
21वें ए के अंदर जो है जोड़ा गया कि मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का स्वतंत्र कौशल का अधिकार बिल्कुल गलत है, वैकल्पिक शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा शुल्क कम करने का अधिकार बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, भारत में पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो हम लोगों ने पूरा का पूरा चार्ट समझ लिया था। स्थानीय सरकार, पंचायती राज प्रणाली, कुछ भी बोले सेम बात है। तो इसने बोला है पंचायत के सदस्य, तो पंचायत के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। उस चार्ट में साफ लिखा था, तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब मत डालने के लिए कितनी होनी चाहिए? वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पहले 21 थी लेकिन बाद में 18 कर दी गई। कब की गई 18? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मत डालने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी पंचायती राज जो है उसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये बात पूछी है। तो देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन ए बोलता है एक तंत्र, नहीं, गलत जवाब। उसके बाद बोलता है हिपोक्रेसी, सी में गलत जवाब। इसके बाद बोलता है शक्ति का केंद्रीकरण, बिल्कुल भी नहीं। शक्ति का विकेंद्रीकरण, देखिएगा ये ऑप्शन बी जो है यहां पर आएगा, ये आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण या शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बलवंत राय मेहता ने जो है ये नाम दिया डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्रीयकरण का मतलब हो जाता है एक जगह सेंट्रलाइज करना, और विकेंद्रीयकरण मतलब नीचे वाले तंत्रों में देना। तो पंचायती राज संस्था इसीलिए बनाई है ताकि जो ग्रास रूट लेवल है, जो निचली सतह पर ग्राउंड पर जो लोग हैं उनका कुछ भला हो, वो लोग जो है लोकतंत्र के अंदर शामिल हो और वो कुछ जो है अपने लिए कार्य वहां पर कर सके। तो उसके लिए तो तीसरा सत्र गठन किया गया है हमारे द्वारा। इसलिए ये किस चीज का उदाहरण है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। ये शक्ति वर्ड जो है पहले आना था, शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है इसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज का ये है आपका। क्लियर है ये चीज? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिएगा, भारत की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति वो थी जिसने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, और हिंदी भाषा में प्रारूप समिति। ओके, तो जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर थे वो इसके अध्यक्ष थे, और भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत भी की है भारत के संविधान निर्माण में, इसलिए उनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। मॉडर्न मनु क्यों? मनुस्मृति नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि इसी तरह से जो है कानून से संबंधित चीजें थी। तो वो जो है आज के दिन मॉडर्न मनु जो है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा के अंदर कहां से सदस्य चुने गए थे? कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो इनिशियली थे पूर्वी बंगाल से, यानी ईस्ट बंगाल से सदस्य चुने गए थे। लेकिन बाद में जो है, बाद में पूर्वी बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में, जब 15 अगस्त 1947 के बाद। तो इसके बाद जो है वो बॉम्बे से सदस्य चुने गए। उसके बाद कहां से चुने गए? बॉम्बे से। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहां से सदस्य चुने गए थे। तो देखिएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और आपको बंगाल से याद रहेगा कि वेस्ट बंगाल ही होगा। लेकिन वो कौन सा था? पूर्वी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल नहीं थे। ठीक है ना? तो पहले पूर्वी बंगाल थे और बाद में बॉम्बे से। अगर बॉम्बे दे रखा है तो बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर बॉम्बे नहीं दिया हुआ है तो फिर बंगाल लगाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं अगर दे रखा है तो वो भी लगाना पड़ेगा, वो देख लेना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? अगर पश्चिमी बंगाल है तो गलत है, पूर्वी बंगाल पहले थे, आजादी के बाद जो है वो कहां से? बॉम्बे से। 15 अगस्त 1947 के बाद जो है बॉम्बे से सदस्य चुने गए। क्लियर है ये चीज? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 19।
देखिएगा क्वेश्चन संख्या जो 19 है, इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। और ये सवाल जो है अभी और ज़्यादा बेहतर है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी जो भारत जो है 2021-22 के लिए संयुक्त राज्य परिषद का जो आपकी संयुक्त राज्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका सदस्य अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। अब ये चीज़ जो है, इसलिए आपका सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम पे। जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद है, ये एक्चुअल में एक बहुत ही अभिन्न अंग है संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र जो है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका एक अभिन्न अंग है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जो इसमें होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर, और 10 इसमें कौन से होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर होती है वो कौन कौन से है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अंदर आपका यूएसए है, इसके अलावा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अलावा ब्रिटेन है, यूके जिसको हम लोग कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा रूस है, यूएसएसआर भी कह सकते हो, आपका सोवियत संघ जिसको पहले कहा जाता था, रूस भी है। इसके अलावा और कौन है? फ्रांस एंड चीन। ये जो है 5 ऐसे देश है जिनके पास वीटो शक्ति है, जो कि स्थायी सदस्य है आपके संयुक्त राष्ट्र के। तो सुरक्षा परिषद में भी 5 स्थायी सदस्य ही है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष। और अब भारत जो है 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। पहले भी कई बार चुना जा चुका है भारत, इसके बाद अब फिर से चुना गया है भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य। इन 10 सदस्यों में से एक भारत, एशिया में से। ठीक है, ये जो है एशिया में से, अफ्रीका में से, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, इस प्रकार से जो है इन क्षेत्रों में से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं। 5 क्षेत्रों में से भारत जो है एशिया में से अस्थायी सदस्य चुना गया है अभी 2 वर्ष के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी जो है सदस्य चुना गया है अभी। आपको ध्यान रखना है अच्छे से। क्लियर है? अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र का, ये भी है आपका न्यूयॉर्क के अंदर ही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी। क्लियर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन आने वाले टाइम पे, ये दोनों ही क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना अच्छे से। इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चन आज के इतने ही हैं। बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।